Bismillahirrahmanirrahim. So let's start with the today discussion of GCE test. Question number 1: at which of the following temperature a system has a maximum internal energy? So options are minus 273 degrees centigrade. Option B is 0 Kelvin. Option C is 273 Kelvin, and option D is minus 273 Kelvin. So इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर. सो जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी. तो इन चार ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है 273 केल्विन ये ज़्यादा है, सो इस पर इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी. सो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन आ रहा है सी 273 केल्विन. क्वेश्चन नंबर 2 है इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेज डिक्रीजेज और बिकम जीरो. सो इन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, साइक्लिक प्रोसेस हो या रिवर्सिबल प्रोसेस हो. सो द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो. सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस. सो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर ए. और क्वेश्चन 3 है इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू स्विच द फ्रिंज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क द मिरर शुड बी डिस्प्लेस्ड बाय इन ऑप्शन आर लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा. ओके, सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो है हमारे पास एक मिरर होता है, इसको हम फिक्स मिरर कहते हैं. एक मूवेबल मिरर होता है, दिस इज मूवेबल, दिस इज फिक्स मिरर. ओके, और यहाँ पे जो है हमारे पास एक मिरर होता है पार्शियली ट्रांस और नीचे एक डिटेक्टर लगा होता है. ठीक है, ये फिक्स मिरर है, ये मूवेबल मिरर है, और ये जो है लाइट जो है यहाँ से आती है, इस ग्लास से रिफ्लेक्ट होती है और पार्शियली से ट्रांसमिट होती है. ओके, ये पार्शियली सिल्वर ग्लास है. अब यहाँ से होकर आती है और यहाँ से होकर आती है. जब यहाँ पे पहुँचती है तो पार्ट डिफरेंस जो है दिस इज इक्वल टू 0 और लैम्डा और 2 लैम्डा. तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो हमें ब्राइट ये फ्रिंज देखने को मिलेगी. अब कहते हैं कि इस फ्रिंज को ब्राइट से डार्क बनाने के लिए हम मूवेबल मिरर को कितना फासला दें. ठीक है, तो अगर मैं मूवेबल मिरर को बैकवर्ड जो है मोशन दे दूं, इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं बाय लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 4 इस साइड से और लैम्डा बाय 4 वापस ही पर. तो ये वाला लाइट जो है, ये वाला लाइट इसके मुकाबले में ये वाला लाइट कितना फासला ज्यादा तय करता है, लैम्डा बाय 4 इस साइड से, लैम्डा बाय 4 इस साइड से. तो ये लैम्डा बाय 4 उस साइड से वापस ही पर और लैम्डा बाय 4 इस साइड से. तो टोटल जो फासला ज्यादा इसने तय किया है वो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. और लैम्डा बाय 2 जो है इसने क्या किया है, पार्ट डिफरेंस आया है. इस लाइट से इस लाइट ने इतना ज्यादा फासला तय किया है. ओके, तो क्या होगा जब ये लैम्डा बाय 4 जो है दिस कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो अगर हम मूवेबल मिरर को लैम्डा बाय 4 जो है डिस्टेंस दे दे ऊपर या नीचे, ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस जो है लैम्डा बाय 2 बन जाएगा इस रे और इस रे के दरमियान. तो यहां पे जो है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल हो जाएगा, मींस डार्क फ्रिंज आ जाएगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है लैम्डा बाय 4. 3 में ऑप्शन ए लैम्डा बाय 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है when a ray of light enters from denser medium to rarer medium the wavelength of light will be. Options are A unchanged, B increases, C decreases, and D cannot be determined. So when the ray of light enters from denser medium, so ये for example ये boundary है, ये denser medium है और यहाँ पे rarer medium है. सो डेंसर मीडियम में स्पीड जो है वो लाइट की वो कम होती है, तो यहाँ से जो है लाइट जाती है, दिस इज V, और यहाँ पे जब आती है सो लेट्स सपोज दिस इज C, रियर मीडियम है. एयर में अप्रॉक्सीमेटली हम इसको वैक्यूम के बराबर लेते हैं. ठीक है, तो ये C है. यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है. F जो है दिस इज कांस्टेंट, F हमारे पास कांस्टेंट है. तो जब C इंक्रीज होती है तो V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो साथ में जो है लैम्डा भी इंक्रीज होती है. जब V इंक्रीज होती है तो साथ में लैम्डा भी इंक्रीज होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कांस्टेंट होती है. जब लाइट रे
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो वेवलेंथ में चेंज आता है, तो यहाँ पे स्पीड जो है इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू दिस वन, तो हमारे पास वेवलेंथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्वेश्चन 4 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है द वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट आर आल्सो डिटरमिन्ड फ्रॉम डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डैश वेव्स दे ट्रांसमिट। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है डॉपलर शिफ्ट से मालूम करते हैं, लेकिन कौन से वेव ये ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट्स, तो इसमें माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, एक्सरेज है एंड रेडियो वेव्स जो है ये ट्रांसमिट करते हैं, और इसकी बदौलत जो है डॉपलर इफेक्ट से सैटेलाइट्स की वेलोसिटी मालूम की जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है a stretch string 4 meter long and has 4 loops are stationary waves, then the wavelength is एक स्ट्रिंग है हमारे पास और इसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर है, 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है और इसमें 4 लूप्स है, 1 2 3 एंड लेट्स सपोज दिस 4, इसमें 4 लूप्स है, ठीक है। अब कहते हैं कि वेवलेंथ जो है फाइंड आउट कर दे, वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करना है, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां तक ये जो है लेमडा, और फिर यहां से स्टार्ट होकर यहां से तो ये जो है ये भी लेमडा, तो ये 2 लेमडा इज इक्वल टू एल, एल जो है ये सारा है और इन टर्म ऑफ वेवलेंथ सो दिस इज इक्वल टू एल, सो एल इज इक्वल टू 2 लेमडा और एल की वैल्यू गिवन है 4, तो यहां पे 4 पुट कर दे, 4 मीटर इज इक्वल टू 2 लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू 2 मीटर, लेमडा इज इक्वल टू 2 मीटर। सो इसमें ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, क्वेश्चन 6 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 है द डायमेंशन ऑफ एल डिवाइड बाय जी अंडर द रूट, डायमेंशन ऑफ एल डिवाइड बाय जी अंडर द रूट, तो एल की डायमेंशन मीटर है और ये हमारे पास जी जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द रूट, मीटर मीटर के साथ कैंसिल, सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एस, तो ये टाइम की डायमेंशन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्वेश्चन 7 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है which of the following is the unit of plane angle, and options are radian, degree, minute and option D is all। so radian भी plane angle की यूनिट है, डिग्री भी है, मिनट भी है और ऑप्शन डी जो है वो ऑल है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन डी आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 है रिजल्टेंट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए इज, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, एक ये है एक ये है और ये जो है आर जो है इसका ये एंगल 90 है, सो एक हर एक का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसका रिजल्टेंट तो आर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इसे आ जाएगा 2a स्क्वायर और ये हो जाएगा a अंडर द रूट 2। सो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 जो है कहता है if the scalar product of 2 vector is under the root 2 under the root 3 and magnitude of their vector product is 2, then the angle between a vector is a, vectors के दरमियान एंगल मालूम करना है, स्केलर प्रोडक्ट भी गिवन है और वेक्टर प्रोडक्ट भी गिवन है, ठीक है, और 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है। सो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये 2 है और इसको डिवाइड कर दो, ए डॉट बी जो है वो गिवन है 2 अंडर द रूट 3 है, 2 अंडर द रूट 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय ए बी कॉज ऑफ थीटा, ओके, ए बी साइन ऑफ थीटा और ये ए बी कॉज ऑफ थीटा, और ये 2 और 2 कैंसिल, सो 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 3, तो ये और ये कैंसिल, so tangent theta is equal to 1 divided by under the root 3, tangent theta is equal to 1 divided by under the root 3 और theta is equal to tangent inverse into this thing, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे आ जाएगा theta is equal to 30 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्वेश्चन 10 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है at what speed the momentum and kinetic energy of a body having the same value, कौन से स्पीड पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की स्पीड सेम होगी, ठीक है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, कौन से स्पीड पर, स्पीड हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो P इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो mv इज इक्वल टू हाफ
mv स्क्वायर, m के साथ कैंसिल, v के साथ कैंसिल, सो इससे आ जाएगा v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। सो 2 मीटर पर सेकंड पे जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में बराबर होगी, और इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 11 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है द रॉकेट मूव्स अपवर्ड ड्यूरिंग इट्स जॉब, इट्स एक्सेलरेशन ऑप्शंस आर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, remain constant, and it moves with uniform velocity. So as the rocket moves upward, so its acceleration increases. Initial velocity is 0 and its velocity is increasing. So final velocity जब आप रेशो मालूम करोगे तो इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 12 में ऑप्शन ए आ रहा है। फिर जो है क्वेश्चन 13 है the acceleration along the horizontal direction during the projectile motion is equal to gravity, constant but not zero. Option C is maximum and option D is 0. So projectile motion में horizontal direction में velocity constant रहती है, और जब velocity constant रहती है तो acceleration is 0. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है क्वेश्चन 13 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 है a body of mass 1 kilogram drops from the top of the tower of height 50 meter. What will be the kinetic energy 10 meter below the top? एक ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर हाइट टावर है, h इज इक्वल टू 50 मीटर, और कहते हैं कि यहां पे जो है इसकी वेलोसिटी 0 है, हम इसको नीचे गिराते हैं 10 मीटर तक, 10 मीटर तक हम इसको नीचे गिराते हैं। कहते हैं कि इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर दे, इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर दे। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी पहले मालूम करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मुझे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी नहीं गिवन। तो यहां पे जो है इसकी वेलोसिटी है वो है v इज इक्वल टू 2gh, चलो 2as 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। vi चूंकि 0 है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर या vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh या v इज इक्वल टू 2gh अंडर रूट, ठीक है। तो इससे वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। इससे फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी। तो v जो है इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 और हाइट जो है, अब ये जो है हमारे पास वेलोसिटी इसने गेन की है, लेकिन कितने 10 मीटर फासले में इसने वेलोसिटी गेन की है, तो वहां से वो h वो हम लेंगे, ठीक है, नीचे से नहीं, क्योंकि वेलोसिटी उसने उस डिस्टेंस में कवर की है। तो ये हो जाएगा इंटू 10 और ये अंडर रूट, इस पॉइंट को खत्म करने के लिए मैं 10 लगा तो ये खत्म, ये और ये से आ जाएगा 196 अंडर रूट, या इससे आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। अब इसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर दे। सो काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ m जो है ये हमारे पास गिवन है 10 किलोग्राम है, और ये जो है सॉरी 10 नहीं है, 1 किलोग्राम है, दिस 1 किलोग्राम, और v जो है हमारे पास आया 14 और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, तो ये 196 डिवाइड बाई 2, इसे आ जाएगा 98 जूल्स, 98 जूल आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 15 है द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच इन रेडियन पर सेकंड। एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करना है सेकंड हैंड ऑफ वॉच की इन रेडियन पर सेकंड। सो सेकंड की नीडल जो है सेकंड हैंड वो एक कंप्लीट रोटेशन यहां से स्टार्ट कर लेती है, ठीक है, यहां पे आती है, यहां पे आती है। सो 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन कितने सेकंड, तो ये हमारे पास 60 सेकंड आ जाते हैं, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जब पहुंचती है तो ये 2 पाई रेडियन, और कितने इसमें कितना, तो 60 सेकंड में ये 2 पाई रेडियन कंप्लीट करती है। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है दिस इज डिवाइड बाय डेल्टा टी, और ये हमारे पास आ जाती है 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय 60, तो इससे आ जाता है पाई डिवाइड बाय 30, पाई डिवाइड बाय 30 रेडियन पर सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। 15 में ऑप्शन बी। 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है a 5 किलोग्राम पार्टिकल इज रोटेटिंग इन सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर
with angular speed of 10 radian per second, the angular momentum फाइंड आउट करना है। 5 किलोग्राम पार्टिकल है और वो जो है 10 सेंटीमीटर के सर्कल में वो रोटेशन कर रहा है। कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर दे। सो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास L इज इक्वल टू आई ओमेगा, या आई की जगह m r स्क्वायर ओमेगा, और m जो है ये गिवन है हमारे पास 5 और r जो है 10 है तो 0.1 और 0.10 कर दे तो 10 स्क्वायर है, और ओमेगा जो है हमारे पास कितना है 100 है तो इसको 100 पुट कर दे। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 100। पॉइंट को खत्म करने के लिए 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये पॉइंट गया, ये इसके साथ कैंसिल, सो वी गेट 5 जूल सेकंड। 5 जूल सेकंड। सो एंगुलर मोमेंटम जो है हमारे पास आता है 5 जूल सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 17 है द अपरेंट वेट of 200 kilogram person in a satellite orbiting with 200 radian per second is a 2000 Newton, 25,000 Newton, 980 Newton और 0। सो ऑब्जेक्ट जो है 200 किलोग्राम पर्सन है सैटेलाइट में, तो सैटेलाइट जो है ये फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। सैटेलाइट जो है दिस इज ए फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की अपरेंट वेट 0 होती है। ऑब्जेक्ट पर्सन जो है वो भी सैटेलाइट में है तो इसकी वजह से उसकी भी जो है अपरेंट वेट 0 ही होगी। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है अ मास ऑफ 10 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग बैलेंस। द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स द वेट इक्वल टू 196 न्यूटन। द बैलेंस इज ऑप्शन स्टेशनरी, बी एक्सेलरेटिंग अप, सी एक्सेलरेटिंग डाउन, और डी बोथ बी एंड सी। सो हमारे पास जो है इसका रियल वेट जो है वो mg है, दिस इज mg। ओके, अब ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इसकी 10 किलोग्राम है और दिस इज 9.8 तो इससे आ जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, 98 इसका रियल वेट है, ये रियल वेट 98 न्यूटन है। अब जो है कहता है कि स्प्रिंग बैलेंस जो रीड करता है वो 96 है। अपरेंट वेट जो है, अपरेंट वेट जब आप इसकी बात करते हैं तो ये 196 न्यूटन है, जिसको आप टी कहते हैं। 196 तो मींस वेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं कि ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी तो नहीं है क्योंकि फिर अपरेंट वेट और रियल वेट दोनों बराबर होते हैं, लेकिन रियल वेट जो है वो ज्यादा है। ऑप्शन बी है एक्सेलरेटिंग अप। सो जब ऑब्जेक्ट एलिवेटर जो है ऊपर जा रहा होता है तो इसका वेट इंक्रीज होता है। ठीक है, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए इक्वेशन जो है। ठीक है, तो उस इक्वेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट जो है इज एक्सेलरेटिंग अप, ऊपर की तरफ ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ऑप्शन बी है। ओके, 19 है द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड इज 10 न्यूटन। द ड्रैग फोर्स ऑन द सेम बॉडी मूविंग विद 40 मीटर पर सेकंड। ड्रैग फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर लग रहा है और 10 न्यूटन है जब उसकी स्पीड जो है हमारे पास ड्रैग फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जब किसी बॉडी पर, जब वो 20 v जो है 20 मीटर पर सेकंड है तो कहते हैं कि एफ ड्रैग जो है दिस इज 10 न्यूटन। ओके, 10 न्यूटन। अब स्पीड जब बढ़ता है डबल होता है, सो v जो है कहते हैं कि ये 40 मीटर पर सेकंड कर दे तो एफ ड्रैग जो है फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें पता है कि एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वही बॉडी है। ठीक है, वही मीडियम में है, वही बॉडी है। सो ये जो है एफ ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वेलोसिटी डबल हो गई तो इस पे ड्रैग फोर्स भी डबल पर लगेगा। ठीक है, तो ये अगर 40 है, ये 10 है, तो ये जो है 20 हो जाएगा, 20 न्यूटन। सो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 20 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन बी। क्वेश्चन 20 है ए लाइट एंड हेवियर ड्रॉपलेट्स आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट इन द सेम मीडियम। द ड्रॉपलेट दैट विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट विल बी लाइटर, हेवियर, बोथ विल अटेन एट द सेम टाइम और नॉन। एक लाइटर ऑब्जेक्ट है और एक हेवियर है, कहते हैं कि दोनों जो है हमारे पास क्या है मीडियम में आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा जो है टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट गेन करेगा।
सो लाइटर ऑब्जेक्ट जो है इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम है तो ये पहले टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा, और जो हेवियर ऑब्जेक्ट है उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो जो है लेटर जो है वो क्या करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी गेन करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लाइटर ऑब्जेक्ट विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, ऑप्शन ए। टू पेंडुलम 21 है, टू पेंडुलम close to each other are in equilibrium. When fast air is blown between them, they will remain stationary, move away from each other, come close to each other, both A and B. दो पेंडुलम है और एक जो है यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। कहते हैं कि यहाँ पे फास्ट एयर ब्लो कर दे तो क्या होगा, तो जब फास्ट एयर इनके दरमियान ब्लो कर दे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इन यहाँ पे प्रेशर जो है P डिक्रीजेज, और जब यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जो है कम क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर सी 21 में ऑप्शन सी। 22 है, द एक्सेलरेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम एट अ मिडवे बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज अ, मिडवे जो है टू एक्सट्रीम पोजीशन, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, इनके दरमियान जो मिड पॉइंट होगा वो मीन होगा। ये टू एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मिड पॉइंट, तो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो मिड पॉइंट होता है वो मीन होता है, वो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो a इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन 0 होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 22 में, ऑप्शन बी। 23 है क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज t, if mass is reduced by 36% then the time period becomes a, so टाइम जो है पीरियड की इक्वेशन है t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k, अगर इसको हम 36% पे रिड्यूस कर दे तो कितना रह जाएगा, 64% रह जाएगा। सो 2 पाई और ये 64% अगर हम कर दे, इसको रिड्यूस कर दे तो ये हो जाएगा, और ये k और ये आ जाएगा 2 पाई और 0.64 m ओवर k, तो इससे आ जाएगा 0.8 t, 0.8 t, अंडर रूट से 0.64 का अंडर रूट ले ले 0.8 t, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ रहा है 23 में, ऑप्शन डी। 24 जो है इसमें a negative charge particle is moved in the direction of electric field, electric potential energy, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी। ठीक है, तो ये एक चार्ज पार्टिकल है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को यहां पे रखते हैं, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये अपनी मर्जी से इस तरफ जाएगा, अपनी मर्जी से ये इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लेना चाहेंगे तो इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे अगर हम इसको लेना चाहे यहां पे इस तरफ तो वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन इस पे करना पड़ेगा, और ये जो है जब आप वर्क डन करोगे जबरदस्ती उसको लेके जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। सो ऑप्शन नंबर ए 24 में, ऑप्शन ए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज ज्यादा हो जाएगी। ओके, फिर जो है अ प्रोटॉन इज मूविंग वेस्ट इन ए रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, प्रोटॉन जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इट विल बी डिफ्लेक्टेड, तो इसको आप जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हैं, राइट हैंड पालम रूल से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलो ये एन ई डब्ल्यू और ये एस है। ठीक है, पहले मैप बनाते हैं, तो ये साइड जो है नॉर्थ हुआ, अकॉर्डिंग टू मैप में जाऊंगा, अकॉर्डिंग टू मैप ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैप, मैंने मैप को फॉलो किया है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है इज मूविंग वेस्ट, प्रोटॉन जो है वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये लेफ्ट है, ये वेस्ट को जा रहा है, तो वेस्ट ये है, अकॉर्डिंग टू मैप वेस्ट ये है, तो ये जो है प्रोटॉन के मोशन को शो करता है, फोर्स फील्ड एंड करंट एफ बी आई, तो ये जो है प्रोटॉन के मोशन को शो करता है वेस्ट की तरफ। फिर जो है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और
प्रोटॉन पे फोर्स कहां पे लगेगा, तो ये टर्म जो है ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है, तो इस पे अपवर्ड, ये अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स अपवर्ड फील्ड इस तरफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और प्रोटॉन जो है इस तरफ जा रहा है, तो इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, अपवर्ड। 25 में ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। आप राइट हैंड कॉलम रूल से भी कर सकते हैं कि प्रोटॉन जो है इस तरफ, तो टर्म को प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल है उसके डायरेक्शन में कर दो, तो ये प्रोटॉन इस तरफ जा रहा है वेस्ट की तरफ। फिर जो है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये फिंगर्स इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरह, ये पालन का जो सही तरह है, ये पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, तो ये इस तरफ पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर जो है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 26 है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल टू EA है, सो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। और EA है, और ये वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो इससे ये, तो ये वोल्ट मीटर, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बोथ ए एंड बी, ओके, इसमें दोनों ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। तो 26 में ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इन LRC series circuit, when the frequency of AC source is very high, then the circuit is resistive, capacitive, inductive, both A and B. फ्रीक्वेंसी जब हाई होती है तो सर्किट जो है इंडक्टिव होता है, जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो फिर ये कैपेसिटिव होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चूंकि हाई है तो फिर जो है इंडक्टिव सर्किट होता है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 27 में ऑप्शन सी। 28 की तरफ आते हैं। The energy required to ionize a hydrogen atom from its first excited state is so options are 13.6, 12.1, 3.4 and 1.51 electron volt. So first excited state से एनर्जी कितनी दरकार है हाइड्रोजन एटम को एक्साइट, ये न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। सो एनर्जी जो है इसकी इक्वेशन -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमने चाहिए, तो ये 2 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, n इज इक्वल टू 2, तो -13.6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, तो 4, 3.4 -3.4। अब इतनी एनर्जी जो है इसकी होती है इस शेल में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी दरकार है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दरकार है। इसकी जो इस शेल में एनर्जी है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दरकार कितनी है इलेक्ट्रॉन को इस शेल से निकालने के लिए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, 29 जो है, the strength of magnetic field at a point R near a long straight current carrying wire is B. The field at a distance 2R will be. The field at a distance 2R will be. The field at okay, so ये क्वेश्चन नंबर 29 है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, एम्पियर्स लॉ है, ओके। अगर R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, तो कहते हैं कि 2R डिस्टेंस पर क्या होगी, तो इससे हमें पता चलता है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R को डबल कर दे इस तरह, ये 2R है, इसको 2R कर दे तो ये जो है B/2 हाफ हो जाएगा, B/2 बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 29 में, ऑप्शन ए। 30 जो है इसमें ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है यार क्वेश्चन पे मिसिंग दे लगदा का क्वेश्चन पे करोड़ों सुरा पे